अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है पंकज गौतम और स्वागत है आप सभी का डिफेंस चाणक्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आप सभी का स्वागत है एक ऐसी वीडियो में जिसमें आपको एक ऐसा टॉपिक बताने में आपको जा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ अभी करंट में ये मुद्दा बहुत बना हुआ है। मुद्दे का कारण क्या है वो आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि आप थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह देखते होंगे, आप करंट अफेयर्स देखते होंगे, पढ़ते होंगे चीज़ों को, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। तो वहाँ आपने अभी कुछ ही दिन पहले की एक घटना है जो कि 22 अप्रैल को पहलगाम डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में हुआ, जहाँ आतंकवादियों ने कुछ टूरिस्ट जो हमारे देश के गए थे घूमने के लिए, पहलगाम डिस्ट्रिक्ट में अपने ही देश में घूमने के लिए गए थे, वहाँ आकर के उन्होंने उन आतंकवादियों ने उन टूरिस्ट को मार दिया। अब ये जो घटना थी, ये घटना ऐसी है कि भाई इसके बारे में कितना भी शोक जताया जाए वो कम होगा, क्योंकि जो उन परिवारों के ऊपर जो बीत रही है उसको हम किसी भी तरीके से नहीं समझ सकते। तो हमारे लिए वो भावनाओं को समझ पाना बहुत मुश्किल है, परंतु अपनी तरफ से एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म होने की तरफ से हमारा इतना कर्तव्य जरूर बनता है कि उस चीज़ से रिलेटेड जो इम्प्लीकेशंस हुए, जो भारत सरकार ने उस चीज़ के खिलाफ जो फैसले लिए, उन फैसलों को हम थोड़ा बहुत समझ सकें, पढ़ सकें और जो आम जनता है भारत की वहाँ तक ये चीज़ बता सकें, लोगों को ये बता सकें कि भाई क्या फ़ैसला लिया गया है और वो फैसले से क्या परिणाम निकलेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरी डिफेंस चाणक्य एकेडमी की तरफ से उस घटना में जो शहीद हुए, मैं उनको शहीद ही कहूँगा क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी एक तरह से उसमें, और वो केवल अपने ही देश में एक बहुत ही सुंदर जगह पर घूमने के लिए गए और उनके साथ ये हादसा हुआ। तो उन सभी मृतकों के लिए, उन सभी एक तरह से शहीदों के लिए डिफेंस चाणक्य एकेडमी की तरफ से संवेदनाएं हैं, शोक है। और उसके बाद अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में बनी थी। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, हम ये ट्रीटी को क्यों समझने वाले हैं। तो ट्रीटी को पढ़ने का, समझने का कारण केवल इतना है क्योंकि ये मुद्दा अभी करंट में बना हुआ है। जो घटना हुई पहलगाम में, उसके जवाब में भारत की सरकार ने कुछ फैसले लिए, क्योंकि हमें पूरी तरह से हम ये आश्वस्त हैं, हमारी भारत सरकार ये आश्वस्त है कि वो जो घटना हुई, वो जो अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें पाकिस्तान का कहीं ना कहीं ज़रूर कोई ना कोई रोल है। तो भारत ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए कुछ फैसले लिए, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। मेरे शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ सस्पेंड। अभी भी बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि वो ट्रीटी अभी है या नहीं है। तो ये जो वर्ड है सस्पेंड, यही आपको समझाएगा कि वो ट्रीटी अभी है या नहीं है। ट्रीटी क्या है वो हम समझेंगे, पढ़ेंगे, पर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिथ्याएं या जो अफवाहें फैलती हैं न्यूज़ में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे ज़्यादा क्लियरिटी किसी को नहीं होनी चाहिए। तो मैं वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ सस्पेंड, कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है, ना कि टर्मिनेट किया गया है। टर्मिनेट करने का मतलब होता है कि ट्रीटी को ख़त्म कर देना। सस्पेंड करने का मतलब होता है कि हमने अभी कुछ टाइम के लिए इस ट्रीटी के ऊपर एक तरह से पॉज लगाया हुआ है, एक रोक लगाई हुई है। और हमने कारण ये दिया है कि हम इस ट्रीटी में कुछ बदलाव चाहते हैं। उन बदलावों के बाद वापस से हो सकता है हम इस ट्रीटी को दोबारा से कंटिन्यू करें। तो डिप्लोमेटिकली जब ये फैसले लिए जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता जैसे टर्मिनेशन हो गया, इस तरह के वर्ड। तो वहाँ डिप्लोमेटिकली सही रहने के लिए हम सस्पेंडेड जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने सस्पेंड वर्ड का इस्तेमाल किया है, लेकिन फ़ायदा हमें उतना ही होगा जितना हम टर्मिनेट करने पर ले पाते हैं। अब समझते हैं इस चीज़ को, क्या है ये इंडस वाटर ट्रीटी, और फिर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो फैसला भारत सरकार ने लिया है उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्लास में। सबसे पहले समझते हैं इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। तो इंडस वाटर ट्रीटी, सबसे पहले नाम से आप इस चीज़ को समझिए कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या चीज़ है। इंडस एक नदी का नाम है जिसको हम हिंदी में सिंधु नदी भी कहते हैं। वाटर मतलब पानी,
और ट्रीटी मतलब होता है समझौता। हिंदी में इसको बोलते हैं सिंधु जल समझौता। यानी इंडस नदी जो तिब्बत के एरिया से निकलती है और भारत के लद्दाख से होते हुए जब वो पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान से होते हुए जब वो अरब सागर में जाती है, अरेबियन सी में जाती है, तो उसके साथ साथ उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो भी उसके साथ जाती हैं। अब वो सारी नदियाँ भारत से होती हुई भी जा रही हैं और पाकिस्तान से होती हुई भी जाती हैं। तो उन नदियों पर भारत और पाकिस्तान दोनों का हक बनता है। तो दोनों का कितना हक बनता है, उसका कितना हिस्सा भारत को मिलेगा और कितना हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा, इस समझौते को बनाने के लिए एक ट्रीटी बनाई गई जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी। तो जब से भारत आज़ाद हुआ तभी से इस चीज़ पर एकदम बहस चालू हो गई कि सिंधु नदी का पानी को कौन इस्तेमाल करेगा, भारत इस्तेमाल करेगा या फिर पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, या फिर कौन सा देश कितना इस्तेमाल करेगा। तो ये बहस चलती रही, काफ़ी इसको टाइम लगा और 1960 में जाकर के ट्रीटी साइन होती है। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो 1960 में जाकर के साइन होती है, इसको बनाया जाता है। क्या करती है ट्रीटी, तो ये इंडस रिवर सिस्टम का जो पानी है उसको डिवाइड करती है, किस किस के बीच में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब इस ट्रीटी में यानी जो इंडस रिवर है उसकी 5 सहायक नदियां हैं जो कि मुख्य हैं, यानी एक सिंधु नदी और उसकी 5 मुख्य सहायक नदियां जिसको हम इंग्लिश में ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, इस चीज का मतलब आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया हुआ है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियां, सहायक नदियां। यानी किसी एक मुख्य नदी में अगर कोई साइड से नदी आकर के मिल जाती है, उसको हेल्प करती है, तो वो होती है उसकी सहायक नदी। तो सिंधु नदी एक मेन नदी है जिसमें आकर के बहुत सारी नदियां आकर के मिल जाती हैं, तो वो सारी नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां कहलाती हैं। तो इंडस रिवर और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज जो हैं टोटल ये हो जाती हैं 6। तो इन 6 नदियों को पाकिस्तान और भारत में बराबर बराबर बांटा गया। तो जो वेस्ट की नदियां हैं, यानी जो अगर हम उन 6 की 6 नदियों को वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड करते हैं तो 3 नदियां हम वेस्ट में मानकर चलते हैं और 3 नदियों को ईस्ट में मान करके चलते हैं। तो जो वेस्ट की 3 नदियां हैं वो पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं और जो ईस्ट की 3 नदियां हैं वो भारत के कंट्रोल में हैं। तो वेस्ट में जो 3 नदी हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो हैं इंडस, झेलम और चेनाब। और जो ईस्ट की 3 नदियां हैं जो भारत के कंट्रोल में हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो हैं रावी, ब्यास और सतलज। क्लियर है? चलिए, इतना समझने के बाद सबसे पहले आप एक बार इस मैप को देख लें ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए इनकी लोकेशन क्या है और ये नदियाँ कैसे निकलती हैं और बाकी नदियाँ कैसे इंडस में जाकर के मिलती हैं। तो इंडस नदी आपको दिख रहा होगा इधर चाइना में, जो तिब्बत वाला एरिया है। तिब्बत एक ऑटोनॉमस एरिया है जिसके ऊपर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। जियोपॉलिटिकली ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो तिब्बत रीजन से निकलती है इंडस नदी और भारत के लद्दाख से होती हुई और उसके बाद पीओके से होती हुई ये पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में होती हुई ये जाती है कहाँ पर, अरब सागर में। वहीं भारत से कुछ नदियाँ निकलती हैं जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी जो है वो भी तिब्बत से आती है और ये बाकी सारी 5 नदियाँ जाकर के मिलती हैं इंडस नदी में, कहाँ पर, पाकिस्तान में। यानी ये जो एरिया है ये पाकिस्तान में आता है जहाँ पर ये 5 नदियाँ आकर के इंडस नदी में मिलती हैं और बाद में ये सारी नदियाँ एक साथ जाती हैं कहाँ पर, अरब सागर में, अरेबियन सी में। ठीक है, तो ये जो 5 नदियाँ हैं ये 5 नदियाँ पंजाब से होती हुई जाती हैं, इसीलिए ये जो रीजन पड़ता है यहाँ पर इसका नाम पड़ा पंजाब। इस रीजन का नाम क्या पड़ा, पंजाब। क्योंकि आपने ये चीज पढ़ी होगी, पंजाब का मतलब क्या होता है, पंज प्लस आब। आब मतलब पानी और पंज मतलब 5, यानी जहां 5 नदियों का पानी जाता है उस एरिया को क्या कहा गया, पंजाब कहा गया। भारत का जब बंटवारा हुआ आज़ादी के बाद, यानी आज़ादी के समय पर, तो वो जो पंजाब प्रोविंस था, बहुत बड़ा प्रोविंस था, उसमें से कुछ पंजाब भारत के पास आया और कुछ पंजाब पाकिस्तान के पास चला गया। ठीक है, तो नाम आपको पता ही है, पंजाब इसलिए है क्योंकि वहाँ से 5 नदियाँ होकर के जाती हैं। तो ये मैप आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देने वाला है। अब ये जो पूरा का पूरा रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम है, इसमें वेस्ट की 3 नदियाँ यानी इंडस, उसके बाद झेलम और ये चेनाब, ये 3 नदियाँ, इनका कंट्रोल दिया गया पाकिस्तान को, यानी इनके ऊपर ज़्यादा
अधिकार किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। और जो ईस्ट की 3 नदियां हैं यानी कि रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों पर ज़्यादा कंट्रोल किसका होगा? भारत का होगा। ऐसा ट्रीटी में बताया गया। तो ये जो 6 की 6 नदियां हैं, इनका आपको एक बार ओरिजिन भी देख लेना चाहिए। ओरिजिन भी आपको याद हो जाएगा। इंडस रिवर ओरिजिनेट जो होती है वो कहाँ से होती है? तो बोखरचू ग्लेशियर है, बोखरचू तिब्बतन रीजन में, जो मैंने अभी आपको बताया कि तिब्बत से निकलती है। तो बोखरचू ग्लेशियर से तिब्बतन रीजन में निकलती है, कैलाश माउंटेन रेंज से, जो कि वहाँ पे मानसरोवर लेक भी जो है वहाँ पे नज़दीक में है। यानी मानसरोवर लेक के पास में बोखरचू ग्लेशियर है जहाँ से इंडस नदी निकलती है। चिनाब नदी बारालाचा पास, लाहौल स्पीति में बारालाचा पास है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, यानी कि चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? लाहौल स्पीति में बारालाचा पास से निकलती है चिनाब रिवर। ठीक है, और कौन कौन सी नदी है? झेलम नदी। तो झेलम नदी originates from a spring at वेरीनाग लेक इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली में वेरीनाग लेक है, जहां से कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी निकलती है। रावी नदी originates from the दौलाधर रेंज ऑफ हिमालयाज इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है रावी नदी। ठीक है, इसके बाद सतलज नदी। सतलज राइजेज फ्रॉम द कैलाश माउंटेन नियर मानसरोवर लेक फ्रॉम राकस लेक। यानी सतलज भी मानसरोवर लेक के पास से निकलती है। कौन सी लेक से? राकस लेक से। मानसरोवर लेक के ही पास में, कैलाश माउंटेन के पास मानसरोवर लेक के ही पास में राकस लेक है, जहां से निकलती है सतलज नदी। और ब्यास नदी कहां से निकलती है? तो रोहतांग पास से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी। तो 6 की 6 नदियों का मैंने आपको ओरिजिन बताया कि वो 6 की 6 नदियां कहाँ से निकलती हैं और किधर से होती हुई कहाँ जाती हैं, वो सब मैंने आपको अभी पीछे मैप में बता दिया। ये मैप में बताया मैंने आपको। अब समझते हैं थोड़ा ट्रीटी के बारे में, क्योंकि मेन चीज़ आपको जो क्यूरियोसिटी होगी दिमाग में वो ट्रीटी से रिलेटेड होगी। ट्रीटी है क्या? मतलब नदियों के बारे में आपने थोड़ा बहुत पहले से ही पढ़ रखा होगा, पर फिर भी तो नदियों के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की हिस्ट्री क्या है, यानी इसका इतिहास क्या है। तो इंडस वाटर ट्रीटी की हमें जरूरत क्यों पड़ी? पहली बात, ये जो इंडस नदी है और इसकी सहायक नदियां हैं, ये बाउंड्रीज तय करती हैं। यानी भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज हैं उनको तय करती हैं ये सिंधु नदी और इसकी 5 सहायक नदी। इन्हीं नदियों को लेकर के, इंडस वाटर को लेकर के दोनों देशों के बीच में शुरू से कन्फ्लिक्ट रहा, शुरू से लड़ाई रही कि कौन कितना पानी इस्तेमाल करेगा। तो कन्फ्लिक्ट शुरू होता है, उसके बाद जरूरत पड़ती है कि भाई दोनों देशों को एक करने के लिए या दोनों देशों के बीच में एक समझौता स्थापित करने के लिए किसी तीसरे को आना पड़ेगा। तो तीसरा कौन आया? तो तीसरा आता है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का मीडिएशन होता है भारत और पाकिस्तान के बीच जब ये ट्रीटी बनाई जाती है। और जब ये ट्रीटी साइन की गई तो किस किस ने साइन की? द ट्रीटी वाज साइंड बाय मोहम्मद अयूब खान ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के मोहम्मद अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एंड WAB इलिफ ऑफ द वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक के एक ऑफिसर थे WAB इलिफ। इन 3 के द्वारा इस ट्रीटी के ऊपर साइन किया जाता है और ये ट्रीटी इफेक्टिव हो जाती है 1 अप्रैल 1960 से। इसीलिए कहा जाता है कि इंडस वाटर ट्रीटी कब बनी थी? 1916 बनी थी। ठीक है, लेकिन इसकी डिस्कशन काफ़ी साल से चल रही थी। आज़ादी के बाद से ही इसकी डिस्कशन चालू हो गई थी, लेकिन ये अंततः साइन हुई 1960 में, जब इस पर अयूब खान, जवाहरलाल नेहरू और WAB इलिफ ने साइन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके की फीचर क्या है, इसमें खास बात क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी में खास बात क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर शेयरिंग की, कि वाटर शेयरिंग कैसे होगा। तो वाटर शेयरिंग अभी आपको मैंने बताया कि जो वेस्ट की 3 नदियां हैं यानी इंडस, झेलम, चिनाब, इनका कंट्रोल दिया गया पाकिस्तान के पास। कंट्रोल देने का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान के पास इंडस, झेलम, चिनाब से रिलेटेड ज़्यादा पावर है। यानी इंडस, चिनाब और झेलम पर जो भी बांध बनेंगे, जो भी डैम बनेंगे या जो भी उस पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेंगे, उनके रिगार्डिंग ज़्यादा पावर किसके पास होगी? पाकिस्तान के पास होगी। वहीं जो ईस्टर्न नदियां हैं यानी सतलज, रावी और ब्यास, इन पर जो भी डैम बनेंगे या जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेंगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मतलब होता है जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाते हैं।
तो उनके रिगार्डिंग पावर किसके पास ज़्यादा होगी? भारत के पास होगी। ठीक है। इसके अलावा एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया, यानी कि एक इंडस कमीशन, एक ऐसा ग्रुप बनाया गया कुछ लोगों का जो हमेशा रहेगा और कभी भी अगर जरूरत पड़ती है तो वो डिस्कस करेगा और बताएगा कि अगर कोई मुद्दा ऐसा हो जाता है इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड जिसमें भारत पाकिस्तान एक चीज़ पर नहीं सहमत हो पा रहे हैं, तो वहाँ पे डिसीजन कौन लेगा? तो वहाँ पे डिसीजन लेगा इंडस कमीशन। तो इंडस कमीशन बनाया गया जो कि क्या करेगा? इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड डिसीजन लेगा। इसमें भारत के मेंबर भी होते हैं और पाकिस्तान के भी होते हैं और कुछ वर्ल्ड बैंक के ऑफिसर भी इसमें होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंकर इसका क्या है? वर्ल्ड बैंक क्या है? इसका मीडिएटर है। वर्ल्ड बैंक के ही सामने ये ट्रीटी साइन हुई थी। इसके अलावा एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है इसका, यानी अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी विवाद हो जाता है, तो उसको सॉल्व करने का एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है कि पहले भारत पाकिस्तान आपस में बात करेंगे, फिर अगर बात नहीं बनी तो इंडस कमीशन जो है वो बात करेगी, वो डिस्कस करेगी, वहाँ भी बात नहीं बनती है तो एक तीसरे पार्टी के पास जाएंगे, जैसे वर्ल्ड बैंक है तो वर्ल्ड बैंक डिसाइड करेगी कि क्या फैसला लिया जाना चाहिए। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी जो फैसला लिया गया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सचेंज ऑफ डेटा। यानी जब भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान को प्रॉब्लम है वो है एक्सचेंज ऑफ डेटा से। यानी कि ये सारी नदियां कहाँ से होती हुई आ रही हैं? पहले भी तो सारी नदियां आ रही हैं भारत से होती हुई, पाकिस्तान में तो बाद में जा रही हैं। तो सबसे पहले इन सारी नदियों का डेटा किसके पास होगा? भारत के पास होगा। भारत के पास जो डैम बने हुए हैं, वहां से पानी कब छोड़ा जाएगा, वहां से पानी को कब रोका जाएगा, इस सब का जो डेटा होगा, अभी तक एक्सचेंज किया जाता था पाकिस्तान के साथ, लेकिन जब ये ट्रीटी सस्पेंड कर दी जाएगी तो सारा डेटा शेयर करना बंद कर दिया जाएगा। यानी कि जो डेटा को एक्सचेंज करते थे अब तक कि भाई डैम खोल दिया गया है, डैम बंद कर दिया गया है, वो सारा डेटा अब एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा और उसी चीज़ से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी हो रही है। ठीक है। पाकिस्तान को इस वक्त जो प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम है, वो इस बात की नहीं है कि भारत के हाथ में पानी एकदम आ चुका है, भारत के पास सारी नदियों का कंट्रोल आ चुका है तो भारत अपने हिसाब से नदियों को चलाएगा, ऐसे ये प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि भारत के पास जो डेटा होगा वो डेटा पाकिस्तान को नहीं देगा। अगर भारत इतना भी करना स्टार्ट कर दे, डेटा देना भी बंद कर दे, तो पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत हो जाएगी, बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। अगर पाकिस्तान के पास बस डेटा भी ना पहुंचे तो भी पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सारी नदियों को कंट्रोल कर लें, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा करने के लिए हमें बहुत सारे डैम बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी कैनाल्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि भाई वो पेरिनियल रिवर्स हैं, वो हमेशा बहती रहेंगी, वो कभी रुकेंगी नहीं। वो हिमालयन रिवर्स हैं तो वो रुकेंगी नहीं, उनका पानी हमेशा बहेगा। तो हमें वो पानी को डाइवर्ट करना पड़ेगा अपने ही देश में, और ऐसा करने के लिए अभी हमें जो भी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, जो भी डैम्स बनाने पड़ेंगे, जो कैनाल्स बनानी पड़ेंगी, अगर हम बहुत तेज़ी से बनाएंगे तो भी उसमें कई साल लग सकते हैं। तो ऐसा कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम केवल डेटा जो है उसको अपने पास रख सकते हैं, वो शेयर अगर हम ना करें तो भी पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी हालत हो जाएगी। अगली चीज़ है फ्यूचर कोऑपरेशन। तो इसमें और क्या था इंडस वाटर ट्रीटी में? इसमें फ्यूचर कोऑपरेशन था, यानी बाद में अगर कोई चीज़ इसमें ऐड करनी है या कोई चीज़ हटानी है ट्रीटी में तो एकदम कोऑपरेशन से सारी चीज़ें होंगी। तो इस ट्रीटी के अंदर ये सारी चीज़ें थी, जिसमें से ये सारी चीज़ें अभी सस्पेंड हो चुकी हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सचेंज ऑफ डेटा। तो डेटा एक्सचेंज करना भी सस्पेंड हो चुका है, जिससे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। आगे बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान हैव बीन इन डिसएग्रीमेंट ओवर द डिजाइन ऑफ द किशनगंगा एंड रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स ऑन द झेलम एंड चेनाब रिवर रेस्पेक्टिवली। यानी भारत ने झेलम और चेनाब नदी पर दो प्रोजेक्ट बनाए थे, किशनगंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। ये दो हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाए थे। अभी मैंने आपको बताया था हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है पानी से। हाइड्रो मतलब पानी, तो जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो भारत ने दो नदियों पर, झेलम और चेनाब नदी पर, जबकि झेलम चेनाब का कंट्रोल किसके पास है? झेलम और चेनाब का कंट्रोल पाकिस्तान के पास ज़्यादा है, क्योंकि वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो भारत ने इन नदियों पर दो डैम बनाए, किशनगंगा और रतले डैम। ये भी आप याद रखिएगा, आपके जीके में भी काम आएगा कि किशनगंगा डैम झेलम नदी पर है और रतले डैम जो है वो चेनाब नदी पर है। डैम भी कह सकते हो आप इनको, या आप इनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी कह सकते हो। तो इनको लेकर के पाकिस्तान और भारत के बीच बहुत डिसएग्रीमेंट रहे, बहुत ही मतभेद रहे, ठीक है, बट फिर भी ये डैम, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाए गए और ये अभी भी कंटिन्यू है।
ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बतानी थी ताकि आपको थोड़ा सा जीके वाला जो पार्ट है वो भी आपको याद रहे। अब बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से पाकिस्तान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पूरी वीडियो का यही है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी है भारत ने, उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इंप्लीकेशन पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले तो वाटर डिपेंडेंसी, पाकिस्तान की वाटर डिपेंडेंसी इंडस नदी पर, इंडस की ट्रिब्यूटरीज पर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में मोस्टली जो पॉपुलेशन है 63-64% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो खेती करती है, और उस खेती में जो पानी चाहिए, जो इरिगेशन चाहिए, उसका 80% के आसपास पानी वो यूज़ करते हैं इंडस रिवर से, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से। तो अगर मान लीजिए यहाँ डेटा देना भारत बंद कर दे, यानी कि पानी को कंट्रोल करना शुरू कर दे, डैम को अपने हिसाब से बंद करना शुरू कर दे, छोड़ना अपने हिसाब से शुरू कर दे, तो पाकिस्तान की जो पूरी खेती है, पूरी जो वाटर डिपेंडेंसी है वो बर्बाद हो जाएगी। वाटर डिपेंडेंसी उनके लिए खेती के लिए नहीं, खेती के साथ साथ उनकी जो डेली यूजेस हैं, पानी की जो उनकी डेली यूजेस हैं, वो भी उनके बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ जाएगा। उसके अलावा अर्बन वाटर सप्लाई, यानी शहरों में जो वाटर सप्लाई होती है, पानी पीने के लिए जो यूज़ करते हैं, उसमें भी इन सारी नदियों का बहुत बड़ा योगदान है। यानी पीने का पानी भी एक तरह से उनके पास कम पड़ सकता है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमी मैंने अभी आपको बताया, उनकी जो इकोनॉमी है उसमें सबसे ज़्यादा जीडीपी में जो योगदान करता है वो एग्रीकल्चर करता है। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है उनकी, ठीक है। जैसे भारत की इकोनॉमी शुरू में एग्रीकल्चरल थी, लेकिन हमने बाद में सर्विस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, तो अभी हमारी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, सर्विस सेक्टर का है। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी में अभी भी एग्रीकल्चर का योगदान सबसे ज़्यादा है। तो जब एग्रीकल्चर बर्बाद होगी तो उनकी इकोनॉमी भी बर्बाद हो जाएगी, जो कि पहले से ही बहुत बर्बाद है, अभी और बर्बाद हो जाएगी। उसके अलावा इरिगेशन बैकबोन, इरिगेशन मतलब सिंचाई, तो उनकी सिंचाई का जो बैकबोन है वो यही नदियां हैं, वो इन्हीं नदियों से सिंचाई करते हैं अपने खेतों में। तो अगर ये नदियां, फिर वही बात कि पानी अगर सही से ना आए, प्रॉपर तरीके से ना आए, कभी बहुत ज़्यादा आए, कभी बिल्कुल ना आए, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा मुसीबत झेलनी पड़ेगी। उनकी जो इरिगेशन की जो फैसिलिटी है वो बर्बाद हो जाएगी। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट उनके ऊपर कितना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें बताती हैं आपको कि जब इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ेगा। उनकी इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, वहाँ के लोग एकदम परेशान हो जाएंगे, और इतने परेशान हो जाएंगे तो उनको अपने ही इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। हालांकि वहाँ का इस्टेब्लिशमेंट कोई सरकार नहीं है, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आर्मी है। पाकिस्तान को कभी सरकार ऑपरेट करती ही नहीं है, सरकार तो एक पपेट होती है, उसको ऑपरेट करती है आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी। ये वहाँ के लोगों को भी पता होता है। तो वहाँ के लोग जब परेशान होंगे तो वो अपनी आर्मी के ही खिलाफ में क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और वही भारत के हित में अंततः साबित होगा। ठीक है, तो ये फैसला जो है बहुत ही शानदार फैसला है, फैसला बहुत बढ़िया है। अब चीज़ें डिपेंड करती हैं इम्प्लीमेंटेशन पर, हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। हम इसमें थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे, या फिर हम अभी जैसे एकदम हार्ड बने हुए हैं, सख्त बने हुए हैं, ऐसे ही अगर हम हार्ड बने रहें तो चीज़ें हमारे फेवर में बहुत सारी आ सकती हैं, क्योंकि इसमें हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं होगा। उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये, क्योंकि हमने जब ये फैसला लिया उस वक्त हमने सारे देशों के जो भी मुख्य देश हैं, जैसे यूएसए है, रशिया है, सारे मुख्य देशों से, वहाँ के जो अध्यक्ष वगैरह हैं, वहाँ के जो एम्बेसडर भारत में हैं, दूतावास हैं, उन सबसे हमने डिस्कशन करने के बाद ये फैसला लिया है। तो इंटरनेशनल प्रेशर आने की बात इसमें उठती नहीं है। जब से हमने ट्रीटी सस्पेंड करी है तब से किसी भी बड़े देश ने अभी तक इस पर कोई बात नहीं करी है। तो ये चीज़ हमारे हित में है। दूसरा, इसलिए इंटरनेशनली कोई इसीलिए हमको कुछ नहीं कह पाएगा क्योंकि हमने इस ट्रीटी को ख़त्म नहीं करा है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये फैसला इसीलिए इतना शानदार है क्योंकि हमने ट्रीटी को सस्पेंड किया है, समझौते को हमने केवल सस्पेंड किया है, ख़त्म नहीं करा है। तो सस्पेंशन होते रहते हैं। जैसे आपने पुलिस में देखा होगा कि मान लीजिए किसी ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया तो वो इतना परेशान नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि अभी मान लीजिए कोई कार्रवाई चल रही होगी, कोई जांच चल रही होगी, दोबारा से नौकरी पे आ जाएगा। इसी तरीके से हमने ट्रीटी को सस्पेंड किया है, ना कि टर्मिनेट किया है। तो जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसमें एक तरह से थर्ड पार्टी था, तो उसने भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया है। तो ये भी हमारे फेवर में है। तो इसका फ़ायदा हमें इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने सस्पेंशन किया है, ना कि टर्मिनेशन किया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा।
अब बात करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से भारत पर क्या इंप्लीकेशंस होगा। अभी तक हमने समझा कि पाकिस्तान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अब हम बात करते हैं भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत के ऊपर प्रभाव यह पड़ेगा कि भारत का अब वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा। अभी तक हमारा कंट्रोल ईस्टर्न रिवर्स पर था, वेस्टर्न रिवर्स पर कंट्रोल पाकिस्तान का ज्यादा था, लेकिन ये ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद भारत का कंट्रोल वेस्टर्न रिवर्स पर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी तक जो ट्रीटी थी वो हमारे फेवर में बिल्कुल थी नहीं। मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी, ये हमारे फेवर में अभी तक बिल्कुल नहीं थी। इस पूरी इंडस रिवर सिस्टम में, जो इंडस रिवर सिस्टम है, इसमें 20% पानी जो है वो भारत यूज कर रहा था और 80% पानी को अब तक पाकिस्तान यूज कर रहा था। तो हमारे लिए ये ट्रीटी कभी भी शुरू से ही फेवर में थी ही नहीं, तो सस्पेंशन करना वैसे भी जरूरी था। ठीक है, अगर मान लीजिए पहलगाम अटैक ना होता, वैसे तो बहुत अच्छा होता अगर ये ना होता, तब भी हमारे लिए जरूरत थी कि हम इस ट्रीटी को सस्पेंड करते या इसमें कुछ ना कुछ चेंज करते। ठीक है, बट अब ये हो रहा है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या अच्छा हो सकता है आगे। तो हमारा वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा, पहली पॉइंट। दूसरी बात यह कि हाइड्रो पावर जनरेशन, अब हम ज्यादा हाइड्रो पावर जनरेट कर पाएंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया था, हमने 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाए थे, किशनगंगा, रतले। उस पर भी पाकिस्तान को ऐतराज हो गया, पाकिस्तान ने उसमें भी सवाल उठा दिए। तो जब अब हमारे पास कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा तो हम आसानी से वहां पे और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जो कि हमारे काम आएगी। क्लियर है बात, ये भी हमारे हित में होगा। अगली चीज, फ्लड कंट्रोल एंड वाटर स्टोरेज। हम बाढ़ को आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। वही बात, जब हमारा कंट्रोल बढ़ जाएगा सारी नदियों के ऊपर, तो हम बाढ़ को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे। पाकिस्तान में बाढ़ आनी है या नहीं आनी है वो भी हम ही कंट्रोल कर पाएंगे, ये भी हमारे हाथ में आ जाएगा। वाटर स्टोरेज, पानी कितना स्टोर रखना है अपने देश के लिए, वो हमारे हाथ में होगा। नॉन ऑब्लिगेशन टू शेयर फ्लड डेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शेयर फ्लड डेटा, फ्लड का जो डेटा है उसको शेयर करने पर नॉन ऑब्लिगेशन, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा भारत के ऊपर। यानी कोई भी भारत के ऊपर दबाव नहीं होगा कि भारत को वो फ्लड डेटा शेयर करना ही पड़ेगा। भारत चाहे तो फ्लड डेटा शेयर कर सकता है, भारत चाहे तो नहीं कर सकता, भारत की मर्जी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सस्पेंशन ऑफ साइट विजिट्स, अभी तक क्या था, हम कोई भी चीज बनाते थे इन 6 नदियों में से किसी पे भी, हम अगर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाते थे या कोई भी डैम बनाते थे, तो वहाँ वर्ल्ड बैंक के ऑफिसर्स या पाकिस्तान के कोई ना कोई ऑफिशियल वगैरह वो आते रहते थे विजिट करने के लिए, क्योंकि ट्रीटी में ऐसा लिखा हुआ था कि कोई भी अगर देश कुछ बनाता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन करता है, तो दूसरे देश के कोई ऑफिशियल या वर्ल्ड बैंक के कोई ऑफिशियल वो वहाँ पर विजिट करने के लिए आएंगे, रेगुलर विजिट करने के लिए आएंगे कि कहीं कुछ सही तरीके से बनाया जा रहा है या कुछ गलत तरीके से बनाया जा रहा है। तो वो जो साइट विजिट्स होती थी, रेगुलर साइट विजिट्स होती थी, वो भी क्या हो गई, अब सस्पेंड हो गई हैं। अब वहाँ भी कोई चेक करने के लिए अब नहीं आने वाला। ठीक है, तो भारत के ऊपर अभी कोई दबाव नहीं है, भारत के ऊपर इस ट्रीटी का कोई दबाव नहीं है। भारत अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। भारत के ऊपर 6 की 6 नदियों का अभी कंट्रोल है, जो कि पहले 3 नदियों का था। तो ये चीज़, सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये इंडस वाटर ट्रीटी अभी भारत के हित में काम करेगी, क्योंकि भारत ने इसको क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका भारत इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, और इस्तेमाल करना जायज़ है, क्योंकि जो हरकत करी है पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, उसके बाद एटलीस्ट इतना तो करना बनता है। हालांकि करना बहुत कुछ बनता है, बट इतना भी अगर करते हैं अभी, तो वो भी काफ़ी होगा पाकिस्तान को परेशान करने के लिए। इसके बाद लास्ट में एक बात कही जाएगी बस। हमारे देश के जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कुछ साल पहले। स्टेटमेंट क्या था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, कि खून और पानी एक साथ नहीं बह पाएगा, एक साथ फ्लो नहीं कर पाएगा। यानी ऐसा नहीं कि आप यहां आकर के खून बहाओगे और हम यहां से पानी बहाएंगे, तो वो दोनों चीजें एक साथ फ्लो नहीं कर पाएंगी। अगर आप खून बहाओगे तो पानी जो है वो नहीं बह पाएगा, पानी को रोकना पड़ेगा। तो वही चीज हमने की है, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अभी सस्पेंड कर दिया है, और इसी वजह से किया है क्योंकि अभी हमारी सोच जो है वो यही है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आपको ये जो जानकारी दी गई इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, ये आपके हर तरीके से काम आएगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ
आपके डेली लाइफ में जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं उसमें भी आपके पास ये सारी जानकारियाँ होनी बहुत ज़रूरी हैं। और ये ऐसी चीज़ है जो हर किसी को अभी पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फेक न्यूज़ वगैरह फैलती हैं न्यूज़ वगैरह में, तो वहाँ पर मीडिया में बहुत सारी फेक न्यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्ट क्या है, रियल क्या है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं, अपने आसपास, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को, ठीक है। और ऐसी चीज़ें शेयर करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में एक इंटेलेक्ट डेवलप हो सके और वो लोग ज़्यादा सही तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से किसी भी मुद्दे को देख सकें, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू, ताकि आप क्लास से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर और ध्यान रखिए अपना। अलविदा।